ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज पाल एंड यू आर वाचिंग दिशा एजुकेशन। तो कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आई होप कि आप लोगों ने अपनी स्टडी को भी जारी ज़रूर रखा होगा और मेरे ख्याल से आप लोगों ने कुछ चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। बच्चों, ये जो वीडियो है विशेष तौर से ये उन बच्चों के लिए होने वाली है जो बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में आए हैं, है ना, यानी कि जिनको 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। और इस वीडियो में हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं रीज़न बताता हूँ कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो एज यू कैन सी कि आप सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर या 1 से लेकर के 5 चैप्टर जो आप साइंस में करते हो वो सारे के सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। हम फर्स्ट चैप्टर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पहला चैप्टर है ये आपका एक बेस की तरह काम करेगा, है ना, ये बिल्कुल एक बेस की तरह काम करता है, इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाम तो पहले से डाला हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप सभी? गुड। तो चैप्टर का नाम है बच्चों पहला हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एज यू कैन सी कि ये चैप्टर हमारा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है हमारा केमिकल रिएक्शन और दूसरा है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो इससे पहले कि मैं केमिकल रिएक्शन को बताना स्टार्ट करूं, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले 9th क्लास का एक टॉपिक याद कीजिए कि जब आप 9th क्लास में थे तो एक थर्ड चैप्टर था जिसका नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं 9th क्लास में क्यों लेकर के जा रहा हूँ। आप में से कई लोगों को याद होगा, आई होप सबको ही याद होगा, कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता था ये 2 तरीके के हुआ करते थे। एक होता था हमारा एटम, क्षमा चाहता हूँ, एलिमेंट, और दूसरा हुआ करता था हमारा कंपाउंड। एलिमेंट क्या हुआ करते थे? सेम टाइप ऑफ एटम जब कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट बनते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए तो H2 का मॉलिक्यूल बन गया, क्लोरीन आपस में जुड़ गए तो Cl2 का मॉलिक्यूल बन गया, एसेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम आपस में कंबाइन होते हैं, है ना। बट whenever two different type of atom combine they always combine to form compound। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल वाटर। आप देख सकते हैं कि जो हमारा वाटर है इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एटम हैं, लेकिन ये इस तरीके से कंबाइन हुए हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कंबाइन हुए हैं। कंबाइन का मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कंबाइन हुए हैं, कंबाइन होना ही एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब कहोगे सर ये हमें दिखता तो है नहीं, तो जी हाँ, ये दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि केमिकल रिएक्शन का यही तो एक प्रॉपर्टी है कि जनरली, सारे तो नहीं लेकिन जनरली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उन रिएक्शंस को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो केमिकल रिएक्शन हो जाती हैं तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। जैसा कि मैं एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस होती है और ऑक्सीजन भी एक गैस होती है, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन का मतलब जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें एक बिल्कुल ही नई चीज़ मिलती है, वाटर। ये गैस बट ये क्या है? वाटर है, लिक्विड है। तो यही आपकी एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन को अगर मैं सम अप करूं तो क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग कहेंगे कि व्हेन केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के लिए आप लोग बोलेंगे कि जब भी एटम और एलिमेंट या एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस देते हैं तो इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। मैं आपको और बेहतरीन चीज़ इसको समझाने के लिए, केमिकल रिएक्शन को और फील कराने के लिए एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ ताकि और आपके दिमाग में घुस जाए बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखो जितनी भी चीज़ें मिलेंगी ना बच्चे, उसका हम पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब है कि उसकी पूरी डिटेल में जाएंगे ईच एंड एवरी टॉपिक का, है ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। भाई क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है ना। आप एनसीईआरटी से दोस्ती कर लो। यकीन मानो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना तो एनसीईआरटी की लिखावट ही कुछ इस तरीके से है कि आप देखते हो थोड़ा सा पैराग्राफ है फिर उसके बाद एक्टिविटी है, थोड़ा सा पैराग्राफ है फिर उसके बाद एक्टिविटी है। आप पढ़ते टाइम ऐसा सोचा करो ना कि वो एक्टिविटी आप सच में लैब में बैठ के कर रहे हो। सच में आप जाते तो नहीं हो, देखो हम भी गवर्नमेंट स्कूल से हैं, है ना, लेकिन फिर भी लैब में नहीं जाते हो कोई बात नहीं, सोच के तो देखो कि आप लैब में कर रहे हो। अब ये सोच आएगी कैसे?
हम है ना उसके लिए, और एनसीईआरटी की किताब में लिखा भी इसी तरीके से है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कहाँ पे थे हम लोग? केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। देखो मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ और अच्छे तरीके से फील कराता हूँ। जब आप डेली लाइफ में आप देखते हो, हमारे डेली लाइफ की अगर मैं बात करूँ, डेली लाइफ या फिर एवरीडे लाइफ में, जब आप 8वीं क्लास में थे ना, तो आपको याद होगा कि 8वीं क्लास में एक फिजिकल रिएक्शन और एक केमिकल रिएक्शन, ये दो रिएक्शन हुआ करती थी। फिजिकल रिएक्शन वो होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। होता हुआ नहीं देख सकते कि वो रिएक्शन कब हो गया। अब वापस ज़रा फिजिकल रिलेशन पे आ जाते, फिजिकल रिएक्शन पे आ जाते हैं। आप आइस देखते हो, आइस जब वो बर्फ़ पिघल रही होती है तो मेल्टिंग ऑफ आइस हमें दिखती है ना, फिजिकल स्टेट उसका दिखता है कि चेंज हो रहा है, तो वो तो फिजिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन जब आप दूध में थोड़ा सा दही डालते हो तो कुछ घंटों के बाद देखते हो कि वो पूरा का पूरा जो दूध है वो कर्ड बन चुका है, तो ये क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है ना। तो ये एक हो गया आपका डेली लाइफ का। और आप क्या देखते हो डेली लाइफ में? डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का हिस्सा है। दूसरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे केमिकल रिएक्शन हो गया? रेस्पिरेशन का मतलब समझो। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं है कि इनहेलिंग और एक्सहेलेशन, वो तो ब्रीदिंग हो गया है ना, और आप ये बायो में पढ़ोगे। रेस्पिरेशन का मतलब है बच्चे, जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो ना, तो वो ऑक्सीजन आपके सेल्स में जा कर के सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, तभी तो आपको एनर्जी मिलती है अंदर से, है ना। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये हमारी बॉडी के अंदर हुआ, हमने उसको देखा नहीं, लेकिन ऐसा करने के बाद जो एनर्जी मिली वो हमें फील हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन है। समझ रहे हो? इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सोचो और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद अब बारी आती है इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है भाई? मैथ में तो हमने कई सारी इक्वेशन पढ़ी थी, लेकिन यहाँ साइंस में केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है? तो अगेन अगर मैं फिर से डेफिनेशन देने की बात करूँ तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आप कैसे देंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है ना, जो हम कॉपी पे लिख करके किसी को शो करते हैं, किसी को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि द सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। पक्का? चलिए, मैंने क्या बोला? मैंने आपसे कहा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है भाई? सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। अब ये जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है ना, जिसे हम केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं, ये दो तरीके का होता है। पहला तो होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब ये है कि हम उसको सिंबल की फॉर्म में, एटम का जो सिंबल होता है उसके फॉर्म में लिखेंगे। इस स्केलेटल इक्वेशन हम उसको भी बोलते हैं जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा जिसमें हम बैलेंसिंग सीखेंगे, है ना। तो ये दो तरीके के होते हैं हमारे, जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही आसान एग्जाम्पल से लेकर के बात करते हैं। मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि जब भी आप कुछ सीखो तो उसको एक्टिविटी करने के दौरान सीखो। आप ये सोचो कि उससे रिलेटेड आपने कुछ एक्टिविटी करा है और आपके दिमाग में फीड हो चुका है वो, है ना। आप चलिए देखते हैं। जैसे आपको लेना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिबन आपके लैब में मिल जाएगा बच्चे, या फिर अगर आप शॉप पे जाएंगे जहाँ पे आप लोग स्टेशनरी पे कॉपी किताबें लेते हैं, वहाँ पे भी रखते हैं वो लोग। तो मैग्नीशियम का रिबन लेना है आपको, और उस मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से पहले साफ़ कर लेना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है सैंड पेपर से। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम का रिबन लेना है और उसे जला देना है। अब जलाना है तो फिर ऑक्सीजन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आप सब जानते हो कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। मैंने आपसे कहा मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाइए।
तो जलाते टाइम आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम का रिबन जलने के बाद राख बन जाता है ना। और वो जो राख आपको दिखाई दे रही है वो क्या है एक्चुअल में, वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। जी हाँ, क्या है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो कितनी आसान रिएक्शन है। आप में से कई लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इसका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन आप लोग लिखना बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, तो ये जो मैंने सिंबॉलिक एक्सप्रेशन लिखा है ये हमारा वर्ड इक्वेशन था, ठीक है। क्या था ये, वर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे। तो आप सब जानते हैं मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O, बट हम लोग यहाँ पे O2 लिखेंगे। अब O2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 9th क्लास में बच्चों हम लोगों ने सीखा था, है ना। 9th क्लास में नहीं सीखा था, अब सीख रहे हैं कि जब हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे होते हैं ना, तो केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम जो भी हम एटम या मॉलिक्यूल लेते हैं हम बिल्कुल वैसे ही लेते हैं जैसे कि वो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए जब हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो O2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा MgO, Mg प्लस O2 कंबाइन टू फॉर्म MgO। अब इनकी फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं। मैग्नीशियम का आप लोगों ने रिबन लिया था, तो रिबन तो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे S। ऑक्सीजन एक गैस होती है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे G। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर था, तो पाउडर क्या होता है हमारा, पाउडर भी हम लोग सॉलिड कंसिडर करते हैं, वी विल कंसिडर पाउडर एज अ सॉलिड, ठीक है। तो आपने देखा सॉलिड, गैस और फिर सॉलिड। अब इनके अलावा भी कुछ और स्टेट्स होती हैं, लाइक कौन कौन सा हो गया, सॉलिड हो गया, गैस हो गया, फिर सॉलिड हो गया। इनके अलावा लिक्विड होता है जिसको हम L से डिनोट करेंगे, L फॉर लॉयन। और एक होता है हमारे पास एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जो कि ना तो लिक्विड है प्रॉपर और ना तो वो सॉलिड है, वो एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं भाई, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा हमारा, वाटर। आप जरा इन दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन तो बहुत इजी है लेकिन इसमें एक खास चीज़ है। खास चीज़ क्या है, खास चीज़ ये है बच्चों, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इक्वेशन का चल रहा है। किसका चल रहा है, इक्वेशन का। तो इक्वेशन में आप देख रहे हो कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो कंबाइन होने के बाद हमें नई चीज़ मिलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो एरो से जस्ट पहले की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए रिएक्टेंट का काम करती हैं, और एरो के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि हम लोग इसको स्केलेटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शन में आप देख रहे हो कि दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड नहीं है का मतलब क्या हुआ, चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखते हैं कि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है और बैलेंस कर ही क्यों रहे हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी टेल यू समथिंग। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम जो रिएक्शन लिख रहे हैं, मतलब जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हम लोग दे रहे हैं, उसे हम बैलेंस कर ही क्यों रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को 9th क्लास में फिर वापस जाना होगा। आपने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ा था जिसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ही हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम है वो बराबर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे एनसीईआरटी का, और तरीका भी एनसीईआरटी का ही लेकर के चलेंगे। तो एनसीईआरटी ने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का जो मेथड बताया है उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है, हिट एंड ट्रायल मेथड। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मान लीजिए हमारे पास आयरन है, आयरन का सिंबल होता है Fe। आयरन का रिएक्शन हम लोग करेंगे वाटर के साथ। तो जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद Fe3O4 जिसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, मैं इनकी फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बैलेंसिंग का है। तो बैलेंसिंग का मतलब ये है कि आपको रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एटम्स हैं उनकी संख्या बराबर दिखनी चाहिए, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बरकरार रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था हम लोगों से कि जितना मास आपका रिएक्टेंट का है रिएक्शन होने से पहले, उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का होना चाहिए रिएक्शन होने के बाद। तो अगर आप यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाने की कोशिश करेंगे तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम बराबर है ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे आयरन की संख्या यहाँ पे अकेला आयरन है, जबकि यहाँ पे 3 है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो इनकी बैलेंसिंग को ही हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा। एनसीईआरटी कहती है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। रिएक्टेंट साइड में आप लोगों को जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड दिख रहे हैं उनको बॉक्स में डाल दीजिए। प्रोडक्ट साइड में जितने आपको एलिमेंट कंपाउंड दिख रहे हैं उनको बॉक्स में डाल दीजिए, पहला। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जब आपने इन लोगों को बॉक्स में डाल दिया तो आप वो बॉक्स चूज़ कीजिए जो सबसे बड़ा है। तो हमने देखा प्रोडक्ट साइड में हमारा ये बॉक्स सबसे बड़ा है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या कहती है एनसीईआरटी? तीसरे स्टेप में कहती है कि जिस बॉक्स को आपने चूज़ किया है सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो हमने देखा हमारे बॉक्स में ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, सिंपली आपने देखा, क्या देखा कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 होना चाहिए, बट लेफ्ट हैंड साइड में 4 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट की तरह। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो मैंने देखा ऑक्सीजन भी तो 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप कोफिशिएंट लगाते हैं 4 तो ये जो 4 कोफिशिएंट आपने लगाया है ये हाइड्रोजन के लिए भी मान्य रहेगा और ऑक्सीजन के लिए भी वैलिड रहेगा। तो ऑक्सीजन के साथ साथ तो हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब हो गया। तो एनसीईआरटी यही कहती है कि जब आपने ऐसा करना स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ ऐसे एटम होंगे जो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपने देखा ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, यानी कि हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो हम यहाँ लगा देंगे 4, तो कितने हो गए 4 दूनी 8। अब बचा कौन? बचा हमारा आयरन। तो हमने देखा राइट हैंड साइड में आयरन कितने हैं? 3, तो राइट में कितने हैं? 1, तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 कोफिशिएंट लगा देंगे। ठीक है, अब 1 सेकेंड का पॉज लीजिए और ध्यान से सोचिए हमने क्या करा। सबसे पहले हमने बॉक्स बनाया, पहला स्टेप। बॉक्स बनाने के बाद जैसे हमारा बॉक्स बना, सबसे बड़ा बॉक्स चुना हमने। सबसे बड़ा बॉक्स हमारा जो हमने चुना वो प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता था, रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। उसके बाद हमें वो बैलेंस करना है जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है। तो हमने देखा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 थी, तो हमने यहाँ 4 लगा दिया। जैसे हमने यहाँ 4 लगाया तो हमने पाया कि हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 4 लगा दिया, तो राइट हैंड साइड में भी 4 दूनी 8 हो गया। फिर हमने देखा कि हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो चुका है और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो चुका है। अब इसके बाद हमारा क्या बचता है? आयरन बचता है। तो फिर हमने देखा आयरन हमारे यहाँ पे 3 है जबकि यहाँ पे 1 था, तो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट में 3 लगा दिया। अब बात कर लेते हैं कि ये मेथड जो है हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों है और बच्चे इसमें गलती कहाँ करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे? वो ये देखते हैं कि यहाँ पे 4 है तो वो सोचते हैं कि इसके नीचे भी हम 4 लगा दें ऑक्सीजन के, जबकि ये गलत होगा। जी हाँ, आपको सिर्फ कोफिशिएंट ही लगाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोफिशिएंट आपका कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे कभी 4/5 लगा दिया या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे ही हमने ऐसा किया तो अब बारी आती है चेक करने की, देखते हैं सही है या नहीं है। सही है या नहीं है का मतलब ये कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये किन किन एटम से मिल करके इक्वेशन बनी है।
तो हमने पाया भाई इसमें आयरन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन भी है, बस यही 3 एटम तो हैं जिनसे पूरी इक्वेशन बन रही है। तो चेक करते हैं, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। चलो आयरन जरा देखिए, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 3 हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 हैं, भाई आयरन तो बैलेंस्ड। इसी प्रकार से हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 जा 8, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 4 2 जा 8, बिल्कुल सही। कौन बचा भाई, कौन बचा, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन 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 ये रहा, कितने ऑक्सीजन है, 4 कोफिशिएंट लगा है, तो इसका मतलब 4। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, तो ये भी 4। तो आप देख रहे हैं LHS में RHS में आयरन की संख्या बराबर है, LHS में RHS में हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, LHS में RHS में ऑक्सीजन की संख्या बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये था आपका हिट एंड ट्रायल मेथड अकॉर्डिंग टू NCERT। अब ये हमने क्या काम करा कि एक ही स्टेप में सब कुछ कंप्लीट कर दिया। हमने बोला तो था 5-6 स्टेप्स, लेकिन एक ही लाइन में हमने कंप्लीट कर दिया। एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा और 1 मार्क्स में ही मिलेगा, लेकिन एग्जाम्पल ये वाला नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया जाएगा आपको जो जल्दी बैलेंस्ड नहीं होगा, मतलब आपको एग्जाम में एक ऐसी केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी जो इतनी आसानी से बैलेंस्ड नहीं होगी। तो अभी आपको क्या काम करना है, आपका काम है कि इस टॉपिक पे और इससे पहले जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं इस पे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। और NCERT की एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि यहाँ का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका, मतलब ये जो था ना केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, ये एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये जो हमारा इक्वेशन है ना, सॉरी केमिकल रिएक्शन है, इसके टाइप्स आएंगे, मतलब अगला जो हमारा इसके बाद जो क्लास होने वाली है। तो अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। पहली क्लास के लिए आई होप इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है, किस चीज़ का, केमिकल रिएक्शन का और इक्वेशन का। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का एक ये छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन था। असली कहानी तो अब इसके बाद शुरू होगी, जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। बट अब इतना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब जरा बात कर लेते हैं इन-टेक्स्ट क्वेश्चन की। इन-टेक्स्ट क्वेश्चन की NCERT का सबसे पहला इन-टेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हमने सैंड पेपर से साफ क्यों किया था, बताइए क्यों किया था। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन को साफ करने का पर्पस हमारा ये था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत इजीली जल जाता है, अदरवाइज उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उसको जलने नहीं देती है ना, तो जिससे हमारा जो एक्टिविटी है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बस ये कारण था। इसके अलावा जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है उसमें कुछ इक्वेशन दे रखी है बैलेंस करने की, ये आपका होमवर्क है इस टॉपिक पे रिलेटेड इन-टेक्स्ट क्वेश्चन करने का, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।